संसाधनों के बारे में और ऊर्जा संसाधनों में पिछली क्लास में अपने चर्चा की कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और जल विद्युत के बारे में। आज अपन बातें करने वाले हैं आणविक ऊर्जा आदि आदि के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है, अपन लेते हैं आणविक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो आप कहेंगे आणविक ऊर्जा। और आणविक ऊर्जा से अपने क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिएगा मैं बताता हूं आपको। आणविक ऊर्जा में पहली बात तो आपको याद करनी है कि आणविक ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। आप कहेंगे रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से। रेडियोधर्मी पदार्थों के, बोले तो परमाणुओं के, रेडियोधर्मी पदार्थों बोले तो परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त, परमाणुओं के विखंडन से जो प्राप्त एनर्जी है, इसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा, इसे आणविक ऊर्जा कहते हैं। आणविक ऊर्जा से प्राप्त होती है। अपन टू द पॉइंट चर्चा करेंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है? तो याद रखना, रेडियोधर्मी पदार्थों या परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त। अब अपन ने कल देखा था कि अपने देश के अंदर जितनी भी एनर्जी उसमें ज्यादा आपूर्ति कोयला करता है, इससे भी आपूर्ति तो होती होगी, बिल्कुल होती। लिखेगा देश की कुल ऊर्जा का, देश की कुल ऊर्जा का 3% भाग आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है। आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी आपको याद रखना है कि देश की जो टोटल एनर्जी है, देश की जो कुल ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका लगभग 3% भाग अपने को कहां से मिलता है? आणविक ऊर्जा से मिलता है। अब आणविक ऊर्जा से मिलता है तो आप क्यों लिखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, विभाग जो है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो लिखिएगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना ये की जाती है 1954। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की जाती है? तो आपका उत्तर आएगा 1954 में। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु जो कार्यक्रम है, इसके शुभारंभ करता कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। तो लिखिएगा भारत में परमाणु कार्यक्रम के शुभारंभ करता होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। याद रखना है 1954 के अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। उससे पहले 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित कर दिया गया। लिखिएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, उसके बाद 1954 में ये जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है ट्राम्बे में स्थापित किया जाता है। ये परमाणु ऊर्जा आयोग आपको याद रखना है। उसके बाद लिखिएगा, चलो लिख लीजिएगा 1954 ईस्वी में ट्राम्बे में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है। 1954 के अंदर ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई, जिसे 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। इसे 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। भाभा अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। और 1987 की बात आती है तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम स्थापित किया जाता है। 1987 एक चीज और लिख लीजिएगा, 1987 भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना, यानी भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना ये कब की जाती है? तो आप कहेंगे 1987 में की जाती है। 1987 में क्या किया जाता है? भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना कर दी जाती है। आपको याद रख लेना, ठीक है? इसके बाद में जैसे आगे चलेंगे तो एक बार लिखिएगा, फिर आगे देखते हैं। ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आणविक ऊर्जा हाल फिलहाल परंपरागत संसाधनों की श्रेणी में आता है, लेकिन बुक्स के अंदर अपना आणविक ऊर्जा को गैर परंपरागत लिख रखा है, सिलेबस के अंदर ही स्पष्ट लिख रखा है, तो अपन इसको गैर परंपरागत नहीं शामिल करेंगे, ठीक है? अब बात बनती है कि अपने भारत के अंदर कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र वगैरह काम कर रहे हैं, तो आइएगा देखते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कौन कौन से? यानी आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कौन सा है। नंबर 1 पे आप कहेंगे तारापुर है कहां पे? महाराष्ट्र में है। तो याद रखना है भारत का प्रथम, यानी भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर है। तारापुर है कहां पे? आप कहेंगे महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तो रावत भाटा। इनमें इकाइयां ज्यादा हो सकती है लेकिन स्थान यही है। रावत भाटा कहां पे है? तो आप कहेंगे राजस्थान में। ये राजस्थान का तो पहला था लेकिन भारत का दूसरा। महाराष्ट्र वाला ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया, इसमें यूएसए का सहयोग लिया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं राजस्थान वाला, ये आपका कनाडा के सहयोग से स्थापित किया जाता है। उसके बाद में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कलपक्कम ये कहां पर है? आपका उत्तर बनेगा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद में आता है नरूरा ऊर्जा संयंत्र, ये कहां पर है? तो सुनिएगा, नरूरा आपका यूपी में है, बोले तो उत्तर प्रदेश के अंदर है नरूरा ऊर्जा संयंत्र। नरूरा के बाद में फिर आगे चलते हैं तो एक आता है काकरापार। आपसे पूछा जाए कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? आप कहेंगे गुजरात के अंदर है काकरापार। उसके बाद फिर आगे आता है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? तो आप कहेंगे केगा कर्नाटक के अंदर आता है। और केगा कर्नाटक के बाद में आता है कुड़कुलम, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे कुड़कुलम ये तमिलनाडु के अंदर है। कुड़कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां है? तमिलनाडु के अंदर है। ये फिलहाल अपने भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। याद रखिएगा, सुमेलित करने में आपके प्रश्न आ सकता है और ये मुझे लगता है कि आएगा आपके प्रश्न। तो तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरूरा यूपी में, काकरापार गुजरात में, केगा कर्नाटक में और कुड़कुलम कहां पे? तमिलनाडु में है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जहां पर रेडियोधर्मी जो परमाणु के विखंडन से एनर्जी प्राप्त की जाती है। ये वाला उसके आर्थिक सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं तो ये कनाडा के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। अब परमाणु ऊर्जा के बाद में बात आती है पवन ऊर्जा की। यहां लिखिएगा नव्यकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है ना, इनमें आपको सीधा सीधा याद रखना है कि पवन ऊर्जा का स्थान महत्वपूर्ण है। और नव्यकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है इनमें अगर भारत के अंदर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कौन अग्रणी है भारत के अंदर? पवन ऊर्जा उत्पादन ही अग्रणी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास आदि पूछे जाए तो आप किसे अग्रणी मानेंगे? आप पवन ऊर्जा को आगे मानेंगे। तो पवन ऊर्जा में लिखिएगा नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण। और अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो चीन, यूएसए और जर्मनी के बाद भारत का चौथा स्थान आता है। तो आप लिख सकते हैं चीन, यूएसए, जर्मनी के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है? आप कहेंगे इस मामले में भारत का चौथा स्थान। फिर आगे चले पर 2021 की जो रिपोर्ट है, चूंकि भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, आप लिख सकते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार
रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक 38,725.03 मेगावाट भारत में उत्पादित है। अब बात की जाए राज्यों की, राज्यों में ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि अग्रणी राज्य कौन से हैं पवन ऊर्जा, एक नंबर पे आप कौन से राज्य को रखेंगे? तमिलनाडु। यानी आपसे पूछा जाए कि पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा तमिलनाडु। और सबसे बड़ा संयंत्र भी कहां लगा हुआ है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में लगा हुआ है। और तमिलनाडु के बाद में अगर दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो कहां पे? गुजरात। एक नंबर पे तमिलनाडु, दो नंबर पे आप कहेंगे गुजरात, तीन नंबर पे कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब जरा गौर करना, ये तो है वास्तविक उत्पादन, लेकिन अगर पूछी जाए संभाव्यता कहां पे, संभाव्यता कहां पे है, तो साथियों गौर करना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र ये है, लेकिन संभाव्यता की बात आएगी ये कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है। ये कहां पर है संभाव्यता? तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। यानी यहां बात कर रहे हैं अग्रणी राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र है, बात कर रहे हैं संभाव्यता कहां की, तो आप कहेंगे गुजरात और कर्नाटक की। और एक स्थान आता है जिसका नाम आता है मुड्डा, याद रखिएगा, ये है मुड्डाल, और ये मुड्डाल नाम का जो स्थान है ये है कहां पे? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। यहां पर बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। क्या? पवन ऊर्जा संयंत्र। स्थान का नाम क्या बताया? मुड्डाल। है कहां पे? तमिलनाडु में। और किसके लिए जाना जाता है? यहां पर बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, ये बात आपको याद रखें। अग्रणी कौन कौन से राज्य हैं? तो आप कहेंगे तमिलनाडु, गुजरात है। संभाव्यता कहां है? गुजरात और कर्नाटक में। इसके बाद जैसे आगे चलते हैं तो अपने पास आती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में साथियों याद रखना, यानी सौर ऊर्जा की इन फ्यूचर अपार संभावनाएं, लिखिएगा भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। भारत में अपार संभावनाएं हैं। अब आप कहेंगे भारत में क्यों है? अपार संभावनाएं तो लेकिन क्यों है? तो लिखिएगा, देश के अधिकांश भागों में, चूंकि भारत लगभग उष्णकटिबंध में है, देश के अधिकांश भागों में 300 दिन से अधिक खुली व स्वच्छ धूप की प्राप्ति होती है। खुली व स्वच्छ धूप की प्राप्ति होती है, इसलिए भारत के अंदर इसकी अपार संभावना है। और प्रतिवर्ष याद रखना है 5000 ट्रिलियन किलोवाट, लिखिएगा प्रतिवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट, कितने ट्रिलियन किलोवाट? 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा सूर्य विकिरण प्राप्ति। आपसे पूछा जाए अग्रणी राज्य कौन से? राजस्थान और कर्नाटक है, लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य एक तो आपका राजस्थान है, और राजस्थान के साथ में आप कहेंगे कर्नाटक। अगर संभाव्यता पूछी जाए, सौर ऊर्जा के अंदर संभाव्यता अगर आपसे पूछी जाए, तो आप कहेंगे तो राजस्थान, इसमें संभावनाएं हैं, और एक आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। एक चलाया गया था सौर ऊर्जा मिशन, आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, सौर ऊर्जा मिशन, इसमें लिखना जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। और ये चलाया कब गया? तो याद रखना 11 जनवरी 2010 को चलाया गया। इसमें एक बात कही कि 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया, तो लिख सकते हैं इसके तहत, या लिखिएगा इसमें 2022 तक, कितने तक? 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा। उसके बाद भारत सरकार के मंत्रालय ने 2015 में 2020 तक रखा गया, कब? 2010 में। फिर 2015 में इस लक्ष्य को 100 गीगावाट कर दिया गया। 2015 में विचार किया कि 2022 तक हमें 100 गीगावाट का लक्ष्य रखना है, 100 गीगावाट कर दिया गया। एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भी बना हुआ है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में, आप लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम में है, बोले तो हरियाणा में। एक जो अपनी बुक में बात दी हुई कि भोजन बनाने का एक बड़ा संयंत्र आंध्र प्रदेश में लगा हुआ है, सौर ऊर्जा से संचालित। एक वाटर हीटर जो राजस्थान के पिलानी में लगा हुआ है, सौर ऊर्जा से संचालित। दो चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में है, तो अपने बुक्स में लिखिए, ये चीज लिखिएगा, देखिएगा। आज लिख पाए? अब देखिएगा इसके बाद में जैसे आगे बात आती है तो अपने पास आता है जैविक ऊर्जा। और जैविक ऊर्जा में दो चीजें आपको याद रख लें। जैविक ऊर्जा में दो ही बातें आएंगी, एक बात है बायोमास, एक आता है बायोगैस। बायोमास में क्या है? आप कहेंगे कृषि वगैरह के अपशिष्ट पदार्थ हैं, बोले तो कृषि अपशिष्ट महत्वपूर्ण रूप से इसमें है। और इसमें जो है ये आपका मतलब यूं कहो पशु अपशिष्ट जो है, ये इसके अंदर मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। जैसे बात करें बायोमास के अंदर क्या क्या है, तो आप कह सकते हैं बायोमास में धान की भूसी है, ये बायोमास के अंदर है, धान की भूसी। इसके अलावा बायोमास के अंदर आप कह सकते हैं आपका नारियल का छिलका है, नारियल के छिलके हैं, फसलों के डंठल है, फसलों के डंठल इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। और जैसे बात करें तो कॉफी का जूट का अपशिष्ट मिल जाएगा, कॉफी का अपशिष्ट है, ये इसमें रहेगा। इसके अलावा इसमें जूट का अपशिष्ट रहेगा। इसके अलावा इसमें मूंगफली के छिलके हैं, आदि आदि बहुत सारे फल लिख सकते हैं। इनको जलाकर के जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसे बायोमास कहते हैं। और पशु अपशिष्ट बोले तो गोबर है, मलमूत्र आदि है, इन सबको अगर सड़ाकर एनर्जी प्राप्त की जाती है उसे बायोगैस कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना। उसके बाद लिखना नोट लगा कर, जैविक ऊर्जा में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। और अगर भारत में बात की जाए, आपसे ये पूछा जाए भारत में अग्रणी कौन है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र और यूपी, ये दोनों के दोनों भारत में अग्रणी। जो जैव भार ऊर्जा है, जैव भार ऊर्जा, इसकी अगर आपसे पूछी जाए भारत में क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 10 पॉइंट में 1 गीगावाट। अगर आपसे पूछा जाए बायोडीजल बनाने में कौन से पौधे को काम में लिया जाता है, तो आप कहेंगे बायोडीजल। इसके लिए जेट्रोफा और करंज
जेट्रोफा और साथ में करंज। इनके लिए पूरे भारत में मिशन चला रखा है कि ज्यादा से ज्यादा बायोडीजल का उत्पादन किया जाए। बायोडीजल में आपको याद रखना है जेट्रोफा और करंज है, ये दोनों बायोडीजल में आ जाए। जैविक ऊर्जा में दो चीजें, बायोमास बायोगैस। बायोमास के अंदर आपको याद रखना है अपशिष्ट, धान की भूसी, नारियल के छिलके, पशुओं के डंठल, कॉफी का अपशिष्ट, जूट का अपशिष्ट, मूंगफली के छिलके आदि चीजें। और बायोगैस के अंदर पशु अपशिष्ट होते हैं, आप जानते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात और लिख लेते हैं। लिखिएगा बायोगैस में, बायोगैस में इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? आप कहेंगे इसमें मुख्य गैस मीथेन होती है। इसमें जो मुख्य गैस होती है वो होती है मीथेन। उसके बाद भारत में बायोगैस के संयंत्र, भारत में बायोगैस के संयंत्र है कौन कौन से? एक लिखिएगा तानुकू। तानुकू है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में फैजाबाद, फैजाबाद कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पर है? आप कहेंगे गुजरात में है। इसके बाद मुक्तसर, आप कहेंगे मुक्तसर कहाँ पर है? ये पंजाब में है। इसके अलावा बेलगाम, बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा लुधियाना, लुधियाना कहाँ पे? पंजाब में। लुधियाना पंजाब वाला पशु संयंत्र आधारित एक बड़ा संयंत्र है, पशु आधारित। उसके बाद में एक सूरत है, वो भी शहर है, वो ये गंदे जल का जो अपशिष्ट निकलता है उस पर आधारित है। गंदे जल से अपशिष्ट वो भी निकले उस पर आधारित है। उसके बाद में एक विजयवाड़ा में है, ये सब्जी मंडी के कचरे पर आधारित, सब्जी मंडी के कचरे पर आधारित। इसके बाद में एक चेन्नई में है, ये भी सब्जी मंडी के कचरे पर आधारित। कौन सा संयंत्र है? आप कहेंगे बायो गैस संयंत्र है। बायोफ्यूल नीति आपसे पूछी जाए तो 2018 में बायोफ्यूल नीति ये कब जारी की जाती है? आप कहेंगे 2018 में बायोफ्यूल नीति जारी की जाती है। देश का पहला अपन कहें एक सीएनजी ट्रैक्टर बनाएगा नागपुर के अंदर, लेकिन इतना याद रख लीजिएगा आप तो काफी, ठीक है। तो ये अपने ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन थे, इनकी चर्चा की बात है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए